जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट या संसद के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप जो देश के रहने वाले हैं, जिन्हें देश की चिंता है, उनके लिए ये कहानी है। और ये कहानी है हमारी सेना की, भारतीय सेना की। एक तरफ सेना के जवान देश की रक्षा में अपनी जान हमेशा न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं और जब भी वक्त आता है तो आगे बढ़ के गोली अपने सीने पर झेलते हैं। दूसरी तरफ उसी सेना में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी शहादत को बेचते हैं, उनकी शहादत के नाम पर सौदा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और जिसका पता, अब यहां मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लेता हूं, जिसका पता प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आडवाणी जी, सोनिया जी, आप में से किसी को नहीं है। और संसद के सदस्यों, आपको तो बिल्कुल ही नहीं है। आपके सामने आज हम आदर्श घोटाले की से बड़ी कहानी लेके आ रहे हैं, जिसको देखना और जिसकी जांच करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज आपको बताएंगे कि सेना के भीतर आदर्श घोटाले से बड़ा भ्रष्टाचार और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। हमारी सेना बदनाम हो रही है, कैसे कुछ अधिकारियों ने सेना की जमीन को बेच खाया। हम आपको बताते हैं कि कैसे मुंबई का आदर्श सोसाइटी घोटाला सेना में भ्रष्टाचार का एक बहुत छोटा सा नमूना है। आदर्श सोसाइटी में बाहरी लोगों को सदस्यता देने पर इतना बवाल मचा हुआ है। जिन फ्लैट्स को कारगिल के जवानों के लिए बनाया गया, उसे अधिकारियों, नेताओं और उन रिश्तेदारों ने ले लिया। हैरानी की बात है कि देश में सेना की जमीन का नेता, दलाल और अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है, संसद चुप है, विपक्ष चुप है और माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। सरकार और विपक्ष इस बात के लिए जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में क्या हुआ, इसमें कौन लोग शामिल हैं। जब पूर्व सेना अध्यक्ष जैसे नाम इसमें शामिल हों, मुख्यमंत्री शामिल हो, तो ऐसे में जांच क्या और जेपीसी क्या। घोटाला करने का देश में तौर तरीका बदल गया है। पहले नियम बदलो, कानून बदलो और फिर घोटाला करो, यही मूल मंत्र है। अधिकारी और नेता अपने हिसाब से नियम कानून को बदलने में लगे हैं। उदाहरण दूं, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले की इतनी चर्चा हुई और सबसे पहले देश में हमने दिखाया कि घोटाला कैसे और कितना हुआ और पैसा किन किन में बटा। अब जो अक्षरधाम में अपार्टमेंट बने हैं, खिलाड़ियों के लिए बने थे खेल गांव के, उन पर दिल्ली के अधिकारियों की नजर है, जो नियम बदलकर बंदर बांट करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि ये बीमारी हमारी सेना को भी लग गई है। हम आपको इस बीमारी का एक नमूना दिखाते हैं। ये है लखनऊ के गोमती एनक्लेव का नजारा। ये सेना की जमीन थी, यहाँ शहीद स्थल भी बना था। शहीद जवानों की याद में यहाँ स्तंभ लग चुका था, शिलालेख भी लग गए थे, लेकिन अचानक काम थम गया। शिलालेख वगैरह गायब कर दिए गए और सेना की इस जमीन पर कॉलोनी शक्ल लेने लगी। फिर कुछ दिनों बाद गेट पर गोमती एनक्लेव का बोर्ड भी लग गया, फ्लैट्स भी बन गए और लोगों को अलॉट भी हो गए। सेना की जमीन पर हो रहे घोटाले का ये सिर्फ एक नमूना है। जब देश आजाद हुआ था, उस समय मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ के पास 13 कैंपिंग ग्राउंड थे। आज लखनऊ मुख्यालय के पास केवल 7 कैंपिंग ग्राउंड ही रह गए हैं। बाकी के 6 कैंपिंग ग्राउंड्स कहां गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। संवेदनशील सैन्य मसला बताकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य कमान मुख्यालय के छावनी क्षेत्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं समेत कई अन्य नेताओं, नौकरशाहों और दलालों को कैंट में बड़ी बड़ी कोठियां और कोठियों के साथ जमीन के भव्य हिस्से कैसे मिले। सेना के किस कानून के तहत बाहरी लोगों को सैन्य क्षेत्र की ये कोठियां हासिल हुईं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। डिफेंस स्टेट महकमा इस पर मौन है, लेकिन इसके पीछे किस तरह की डीलिंग हुई और सैन्य इलाके में नए नए वासिंदे कैसे आ गए, इसकी वजहें लोग जानते हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर सेना की फायरिंग रेंज के बड़े हिस्से की प्लॉटिंग हो गई और जमीनें बिक भी गईं। आवास विकास परिषद ने गोसाईगंज इलाके में प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ 30 जुलाई 2010 को मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन दुस्साहस ये है
कि जमीन से आवास विकास परिषद के उस बोर्ड को उखाड़ फेंका गया जिस पर लिखा था ये सेना की फायरिंग रेंज की जमीन है। सेना के दस्तावेज बताते हैं कि लखनऊ के ट्रांस गोमती फायरिंग रेंज की 90 एकड़ जमीन और अमौसी की 5 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है। कुकरेल में तो सेना की 23 एकड़ जमीन पर बाकायदा बड़ी इमारतें और दुकानें बन चुकी हैं। छावनी से बाहर सेना की करीब 600 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार से विवाद में फंसी हुई है। कहीं पर आवास विकास परिषद से लड़ाई चल रही है तो कहीं सीधे सरकार से कानूनी भिड़ंत चल रही है। लखनऊ में सेना के पास ट्रांस गोमती राइफल रेंज में 195 एकड़, अमौसी सेना क्षेत्र में 185 एकड़, कुकरेल फायरिंग रेंज में 100 एकड़, बख्शी के तालाब में 40 एकड़ और मोहनलालगंज क्षेत्र में 22 एकड़ जमीन है। लेकिन ये आंकड़ा केवल सेना के दस्तावेजों तक ही सीमित है। जमीनी असलियत भयावह है। इसमें से अधिकांश जमीनों पर अवैध कब्जा है। सेना कहती है कि कब्जा है, जबकि असलियत ये है कि इसके पीछे सेना एवं रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। कानपुर में सेना की जमीन पर अलग अलग इलाकों में 6 बस्तियां बसी हुई हैं। लखनऊ मुख्यालय के अतिरिक्त भी आप जहां कहीं भी देखें, सेना की जमीन पर अवैध कब्जा है। कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, हर तरफ सेना की जमीनों पर नेता, माफिया, दलाल या पूंजीपति काबिज हैं। सेना की जमीन पर बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ताल ठोके खड़े हैं तो सेना के अंदरूनी क्षेत्र में कोठियों की लूट मची है। गोरखपुर में गगहा बाजार स्थित सेना के कैंपिंग ग्राउंड की 33 एकड़ जमीन में से करीब 10 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। गोरखपुर के ही सहजनवा, महाराजगंज जिले के पास रनियापुर और नौतनवा में सेना की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। इलाहाबाद शहर में सेना के परेड ग्राउंड की करीब 50 एकड़ जमीन कब्जे में है। यहाँ अवैध बस्तियां आबाद हैं। 32 चथम लाइन्स, 6 चथम लाइन्स और न्यू कैंट में भी सेना की जमीन पर अवैध कब्जे हैं। दिल्ली के पास मेरठ छावनी क्षेत्र तो मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो सिविल कॉलोनी में तब्दील हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि आदर्श सोसाइटी घोटाला प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सीबीआई तमाम कोणों से मामले की जांच करेगी। इस बात की भी जांच होगी कि सेना की जमीन सोसाइटियों को कब से मिल गई और फिर इसमें लखनऊ कनेक्शन उजागर होगा। रक्षा संपत्ति महकमे में कोलाबा डिवीजन में काम करने वाली अधिकारी आरसी ठाकुर की आदर्श मामले में सक्रिय संदेहास्पद भूमिका से पर्दा हटेगा और तब लोगों को यह भी पता चलेगा कि लखनऊ छावनी में तीसरे दर्जे के मामूली कर्मचारी की अप्रत्याशित विकास यात्रा कब से और किन किन रास्तों से पूरी हुई। तब यह भी पता चलेगा कि लखनऊ छावनी की मौजूदा सीईओ भावना सिंह पुणे से लखनऊ कब से आई, कानपुर में स्टेटस क्लब कब से बना, किन अधिकारियों के कार्यकाल में बना, इलाहाबाद छावनी में विवादास्पद भर्तियां कब हुई, बरेली इंजीनियरिंग कॉलेज से किस अधिकारी के क्या संबंध हैं, सेना के इलाके में कुकुरमुत्ते की तरह नेता, दलाल कब से आबाद हुए। और इतना ही नहीं, विजिलेंस व अन्य एजेंसियों में जो दर्जनों जांच साजिशी कोशिशों से रुकी पड़ी हैं, उसका मतलब क्या है, वो कौन है। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी, आडवाणी जी, संसद के सदस्यों, रक्षा मंत्री जी और जनरल वीके सिंह जी जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। आदर्श घोटाले के सामने ये कहानी बड़ी है या छोटी, आप खुद फैसला कीजिए, पर हमें लगता है कि आदर्श घोटाला प्रकरण तो इसके सामने एक भुनगा है, दाना है। पूरे मध्य कमान में जो हो रहा है वही देश के बाकी कमांड्स में, बाकी जो हमारे सेना की जमीन है उनके ऊपर हो रहा है। आइए आपको हम बताते हैं कि घोटाला करने वाले अधिकारियों का कहां से ताल्लुक है। दरअसल ये अधिकारी, एक ट्रायंगल बना हुआ है लखनऊ, मुंबई और पुणे का। इसे बनाए रखने में रक्षा संपदा सेना यानी डिफेंस स्टेट सर्विस के महानिदेशक बाल शरण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी रिटायर होने के पहले तक वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।
पुणे छावनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रैशल कोशी को हटाकर उनकी जगह भेजे गए बीए ध्यानल हों या ध्यानल को पुणे बुलाकर उनकी जगह लखनऊ में स्थापित की गई भावना सिंह हो या आदर्श सोसाइटी भूमि हस्तांतरण में चाबी की भूमिका अदा करने वाले आरसी ठाकुर हों, ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं जो सेना की छवि पर बट्टा लगाते हैं। मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ से लेकर दक्षिण कमान मुख्यालय मुंबई पुणे तक रक्षा संपत्ति सेवा में तैनात अधिकारी लैंड ग्रेबर्स यानी जमीन हड़पने वालों का काम कर रहे हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के अस्तित्व में आने से लेकर सोसाइटी का सदस्य बनने तक की प्रक्रिया में जो अनियमितताएं हुई उनमें वही अधिकारी सक्रिय भूमिका में रहे जो मध्य कमान मुख्यालय में रहते हुए यानी लखनऊ में रहते हुए सेना की अचल संपत्ति गिरवी रख चुके हैं। आदर्श सोसाइटी में बाहरी लोगों को सदस्यता देने पर इतना बवाल मचा हुआ है, लेकिन मध्य कमान मुख्यालय का सैनिक क्षेत्र नेताओं, दलालों और संदेहास्पद किस्म के बाहरी लोगों को दे दिए जाने के बावजूद हर तरफ चुप्पी खामोशी छाई हुई है। सेना के क्षेत्र में माल बन चुके हैं, असैनिक इमारतें बन रही हैं, यहां तक कि सैनिक क्षेत्र की प्लाटिंग कर उसे आम लोगों के हाथों बेचा जा रहा है। बहरहाल मध्य कमान की सैन्य संपत्ति का कबाड़ा करने की विभत्स तस्वीर देखने से पहले हम ये देखें कि सेना मुख्यालय में डिफेंस स्टेट सर्विस के डीजी बाल शरण सिंह ने लखनऊ छावनी के सीईओ बीए ध्यानल को पुणे भेजने यानी पदस्थापित करने के लिए किस तरह सैन्य आदर्शों की ऐसी की तैसी कर दी। दरअसल सैन्य आदर्शों की फजीयत इसलिए की गई कि उलट पुलट में माहिर ध्यालन के पुणे पहुंचने से आदर्श घोटाले में फजीयत होने से उन्हें निजात मिलने की उम्मीद थी, वो बचना चाहते थे। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के अफसर बीए ध्यालन ने पिछले महीने ही पुणे छावनी परिषद के सीईओ का पदभार ग्रहण किया। ध्यालन को इस पद पर जबरन आसीन कराया गया। ये भी कह सकते हैं कि पुणे छावनी परिषद की सीईओ रैशल कोशी को जबरन हटाया गया। महानिदेशक को इसकी भनक मिल चुकी थी कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का मायाजाल बिखरने वाला है, लिहाजा ध्यालन को पुणे लाना जरूरी है। रैशल कोशी अपनी ईमानदार छवि के लिए जानी जाती हैं। कोशी के रहते हुए इस मामले में बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलता। महानिदेशक बाल शरण सिंह ध्यालन को लाने का आदेश जारी करके उन्होंने जारी किया, जबकि कोशी का 6 महीने का टेन्योर अभी बाकी था। महानिदेशक को 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाना था, लेकिन उन्होंने रैशल कोशी के वहां रहते हुए घोटाले में फंसने का जो अंदेशा सता रहा था, लिहाजा रिटायर होने के 3 दिन पहले उन्होंने ध्यालन को पुणे छावनी परिषद के सीईओ पद पर बिठाकर ही दम लिया। मजे की बात है कि ध्यालन को मुंबई सर्किल में वर्ष 2007 में बेहतरीन सेवा देने के लिए सेना की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा चुका है। उसी काल में कोलाबा का आदर्श सोसाइटी घोटाला भी परिपक्व हो रहा था। ध्यालन पर घोटाले और अनियमितताओं के जो मामले चल रहे थे उन्हें दरकिनार कर रक्षा संपदा सेवा शाखा उनका प्रशस्तिगान करती रही, उन्हें मेडल्स देती रही। ध्यालन को बेहतरीन सेवा के लिए प्रशंसा तब मिली जब उन पर चंडीगढ़ के कार्यकाल के दरमियान पंचायतों के सर्विस चार्ज में अनियमितता करने का मामला सामने आया। वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों की चार्जशीट इसी साल खारिज हुई और इसी साल आदर्श घोटाला भी उजागर हुआ। संयोग देख लीजिए, आरोप खारिज करने के पीछे तर्क यह दिया गया कि संबंधित राशि 30 लाख रुपए से कम है, यानी 30 लाख रुपए से कम आप गड़बड़ करें वो करप्शन में नहीं आता। ध्यालन के खिलाफ ऐसे कई मामले चल रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ध्यालन काफी कुख्यात हुए। दक्षिण कमान के किरकी सैनिक क्षेत्र में भी अनियमितताएं करने के कारण उनका काफी बड़ा नाम है। आपको ध्यान दिला दें कि ध्यालन के रहते हुए पुणे में सेना की जमीन पर माफियाओं का कब्जा हुआ है और रक्षा संपत्ति सेवा के 3 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच भी चल रही है। आप स्थिति की गंभीरता इस बात से ही समझ सकते हैं कि ध्यालन को पुणे छावनी परिषद के सीईओ पद पर लाने के खिलाफ दक्षिणी कमान, ध्यान दीजिए, दक्षिणी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह को पत्र लिखा और सख्त आपत्ति दर्ज कराई।
किसी कमान के सेना कमांडर आमतौर पर रक्षा संपत्ति सेवा के प्रशासनिक मामलों में तब तक दखल नहीं देते जब तक कोई अत्यंत गंभीर मामला न हो। लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना ने सेनाध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि पुणे कैंटोनमेंट जैसी सबसे संपन्न छावनी क्षेत्र में संदेहास्पद चरित्र के व्यक्ति की इस तरह पोस्टिंग गलत इरादों से की गई। कोशी को हटाया जाना शीर्ष अधिकारी द्वारा अपने पद का बेजा इस्तेमाल है, जनरल ने लिखा। आर्मी सेनाध्यक्ष को देश के पुणे छावनी के सीईओ को डिफेंस स्टेट सर्विस का वरिष्ठतम अधिकारी माना जाता है, जो रियल एस्टेट के मामले निपटाने के लिए अधिकृत होता है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि आदर्श सोसाइटी घोटाला प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये देश का अकेला मामला है? इस घोटाले के सामने आने के बाद क्या सरकार को देश में मौजूद सैनिक क्षेत्रों के सूरत हाल की जांच नहीं करानी चाहिए? सच्चाई ये है कि सेना के पास 7,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन है। सेना के पास तीनों अंग मिलाकर 17.3 लाख एकड़ जमीन है। कुल 17.3 लाख एकड़ भूमि में से अकेले 13.79 लाख एकड़ जमीन थल सेना के पास है। वायुसेना के पास महज 1.51 लाख एकड़ और नौसेना के पास 0.37 लाख एकड़ जमीन है। देश के 19 राज्यों की 62 छावनियों में ही 2 लाख एकड़ जमीन है। इस जमीन के इस्तेमाल का अधिकार भी सेना के पास है। इन जमीनों को नियम और कानून का जामा पहनाकर आदर्श सोसाइटी जैसे घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। सेना की जमीन पर क्या हो रहा है, कितना जमीन सैनिकों के इस्तेमाल में है, इस बात की जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार और घोटाले की कहानी काफी लंबी है। सरकार और अधिकारियों के नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के निकट वायुसेना के संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर जो अनियमितताएं की गईं, उसे महालेखाकार ने भी रेखांकित किया। ये घोटाला एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया था। आज देश भर में मौजूद कई सेना के क्षेत्र में मॉल बन चुके हैं और असैनिक इमारतें भी बन रही हैं। यहाँ तक कि सैनिक क्षेत्र की प्लॉटिंग कर उसे आम लोगों के हाथों बेचा जा रहा है। पिछले 60 साल से अवैध बस्तियां बसी हैं, लेकिन उन्हें हटाने की किसी को फुर्सत नहीं। इन बस्तियों में पक्के मकान बन चुके हैं, पक्की सड़कें हैं, बिजली कनेक्शन हैं और बाकायदा राशन कार्ड है। कानपुर छावनी क्षेत्र में बना आलीशान स्टेट्स क्लब सैन्य संपत्ति की अनियमितताओं का क्रूर गवाह है। क्लब और होटल खुल गए हैं, जिसका फायदा व्यापारी, नेता और अधिकारी उठा रहे हैं। हमारी तहकीकात बताती है कि इन घोटालों को बहुत ही नियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता है। किस अधिकारी का ट्रांसफर करना है, किस अधिकारी को वहां बिठाना है, ये सब प्लान के तहत होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिन अधिकारियों ने आदर्श सोसाइटी जैसे घोटाले को अंजाम दिया, वही लोग पुणे, लखनऊ और अन्य जगहों पर सक्रिय हैं। ऐसा लगता है कि सेना में काम करने वाले अधिकारियों का एक गैंग बन चुका है, जो सैनिक क्षेत्रों को बेचकर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं। यही वजह है कि ये लोग जहां जाते हैं वहां घोटालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन चंद अधिकारियों की वजह से पूरी सेना बदनाम हो रही है। जिस सेना को देश की जनता अब तक साफ सुथरी मानती रही, वहां भी अब भ्रष्टाचार की बीमारी फैल रही है। सैनिक क्षेत्र में ये सब कैसे हुआ, किसने किया, किसने क्या पाया, इसकी जानकारी सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी होनी जरूरी है। इन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए इसे संवेदनशील जानकारी कहना देश के कानून के साथ धोखा है। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जरूरी है कि सरकार देश के सारे सैनिक क्षेत्रों पर साफ गोई से तहकीकात कराए। ये है कहानी प्रधानमंत्री जी, आडवाणी जी, जनरल वीके सिंह जी और संसद के माननीय सदस्यों। आप आदर्श घोटाले में फंसे हैं, लेकिन बांट तो कहीं और हो रहा है, बंटवारा तो कहीं और हो रहा है। पूरी सेना की इज्जत नीलाम की जा रही है। इसके ऊपर कौन खड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा? आशा करते हैं खड़ा होने चाहिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और रहस्यों पर पर्दा उठाएंगे। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइनें कही थीं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।
आप ये कहानी सुन रहे हैं। अगर आप आज तटस्थ रहे तो इस देश की सरकार, इस देश का विपक्ष, इस देश की संसद और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी तटस्थ रहेगा अगर आप तटस्थ रहे। और नतीजा क्या होगा कि हम देश के प्रति एक बड़े कर्तव्य से चूक जाएंगे। इसलिए आज आपके आंख खोलने का वक्त है। आपको कुछ और बातें बताते हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में अपने लिए फ्लैट बुक कराने वाले पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर जब वर्ष 2005 में नॉर्दर्न कमांड में जीओसी इन सी थे तो सेना के अंडे, कपड़े व अनाज वगैरह बेचकर खा गए। उनके बाद जीओसी इन सी बने लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने कपूर के घोटाले की जांच शुरू की तो पनाग का तबादला लखनऊ कर दिया गया। घोटालेबाजों का यह लखनऊ प्रेम महज संयोग नहीं है। किसी ईमानदार अधिकारी को अगर शंट करना हो तो उसे लखनऊ भेज दिया जाता है और किसी भ्रष्ट अधिकारी को तरक्की देकर लखनऊ से प्राइम पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग को सेनाध्यक्ष बनने से रोक दिया गया और दयालन को प्रशस्ति पत्र दे दिया गया। जूनियर कमीशन अफसर की बेटी से बलात्कार करने वाले अधिकारी मेजर रैना को जेल से छुड़ाकर उसे न केवल सेना में बहाल कर दिया जाता है बल्कि तरक्की देकर उसे उसकी बाहर पोस्टिंग कर दी जाती है। सेना में भर्ती के लिए आए 55 बच्चों के सीवर में डूबकर मरने के बावजूद प्रभारी मेजर को कुछ नहीं होता क्योंकि उसका पिता आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में आरोपी होता है। ये हम आपसे कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, संसद से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, नेता विपक्ष से कह रहे हैं और आडवाणी जी से कह रहे हैं। आदर्श सोसाइटी से बड़ी कहानी है। मेजर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र हमने दिया उन्हें। जवान जाने कितने सेना में अपनी गोली खा करके मर गए लड़ाई में। 3 लड़ाइयां हमने लड़ी। आज भी सेना के लोग आतंकियों से लड़ने में अपनी जान दे रहे हैं। पर उनकी शहादत को जो लोग बेच रहे हैं उन्हें बेनकाब कीजिए। भारत की सेना को उसकी शान, उसकी इज्जत वापस दिलाइए। और अगर कोई जेपीसी बनानी है तो भारतीय सेना के संपूर्ण गड़बड़ी को लेकर के जेपीसी बनाइए और इस देश की सेना को उसे उसकी शान दोबारा वापस दिलाइए। जनरल वीके सिंह, ये अपील आपसे भी है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।